हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 17 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का हिंदी का पेपर है और आपके पेपर का नेम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। दोस्तों, इस पेपर की मैं आपको 4 क्लास अपलोड करूंगी। ये आपकी पहली क्लास है और मैं आपको 1000% गारंटी देती हूँ। आप 2000 4000 जितना भी आपका मन हो आप उतने परसेंट गारंटी ले लीजिए कि अगर आपने ये 4 वीडियो बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके 80% पेपर आपका इन 4 वीडियो से आ जाएगा। देखिए, आपका पहला पेपर 17 जुलाई को है। एक पेपर में आप भरोसा कर लीजिए। अगर हिंदी में आपका नहीं आता है तो आप आगे से वीडियो मत देखिएगा, लेकिन भरोसा करके एक वीडियो में आप देख लीजिए। आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है तो आप उसको जरूर पढ़िए, लेकिन इन वीडियो को आप देख के जरूर जाइएगा, तभी तो आपको भरोसा होगा कि 80% पेपर इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासें अपलोड करी हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, आप उसको देख लीजिए। बच्चों ने उसमें कमेंट किया है कि नहीं मैम, आपकी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया। फिर भी मैं मानती हूँ कि 4-5 क्वेश्चन अगर आपके चले भी जाते हैं, लेकिन आपके 80% जो क्वेश्चन है वो मेरे वीडियो से आ जाएंगे। ये मैं आपको कह रही हूँ, भरोसा रखिए। आप बस सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा। मैंने इस क्लास को एक स्पेशल नाम भी दिया है, ज्वाला क्लासेस। और ज्वाला क्लासेस की ये आपको गारंटी है कि वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 80% पेपर आपका मेरे वीडियो से आ जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगी कि आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं से आराम से फंस जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, राजभाषा को परिभाषित कीजिए। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। दोस्तों, डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में समझा देती हूँ। मैं हर क्वेश्चन में यही करूंगी कि क्वेश्चन, उसके बाद सरल भाषा में आपको समझा दूंगी और उसके बाद आपको ये आंसर पढ़ूंगी, जिससे आपको बहुत सरल तरीके से सारे उत्तर याद हो जाएंगे। अब आप देखिए कि राजभाषा होती क्या है। तो किसी भी देश की सरकार द्वारा जिस भाषा में वो अपना सारा काम करती है, चाहे वो उसका कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो कोई पत्र निकाल रही हो या कानून बना रही हो, वो जिस भाषा में अपना काम करेगी कोई भी सरकार, तो वही उस देश की राजभाषा होगी। जैसे भारत में सारा काम किस भाषा में किया जाता है? हिंदी में। तो हिंदी यहाँ की राजभाषा हो गई। अगर अंग्रेजी में किसी देश की सरकार काम कर रही है तो वो अंग्रेजी उसकी राजभाषा हो गई। बांग्ला में करेगी या कोई भी उसकी लैंग्वेज है जिसमें वो अपना सारा सरकारी काम करेगी, चाहे वो कार्यालय का हो, चाहे वो कोई नोटिफिकेशन हो, आदेश हो, सब कुछ जिस भाषा में किया जाएगा वो उसकी राजभाषा होगी। देखिए, राजभाषा आपकी राष्ट्रभाषा नहीं होती। राष्ट्रभाषा का मतलब तो ये होता है कि उस देश की जितनी भी जनता है सब वो भाषा बोले तो वो राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन राजभाषा का मतलब होता है कि सरकार अपना किस भाषा में काम कर रही है, वो आपकी राजभाषा होती है। अब आप इस आंसर को पढ़िए तो आपको बहुत आसान से याद हो जाएगा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग सरकार अपने सरकारी कार्यों, कार्यालयों, आदेशों, पत्राचार, कानूनों और प्रशासनिक कार्यों में करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। राजभाषा का उद्देश्य पूरे देश में सरकारी कामकाज को सरल, प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है। ये केवल सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये केवल सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है। मतलब कि ये राष्ट्रभाषा आपकी नहीं है कि पूरे भारत की जनता यही भाषा बोल रही है। ये सिर्फ सरकार की भाषा है कि सरकार अपने सारे काम इस भाषा में करेगी। किस भाषा में? हिंदी में। देखिए, तमिलनाडु ने बहुत विरोध किया था, नहीं तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा बन जाती। तमिलनाडु का अपना कुछ भी जो मतलब उसका खुद का कुछ होगा रीज़न, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसने बहुत विरोध किया था कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। और उसी की वजह से दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण आपकी जो हिंदी है वो राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। वो लोग इंग्लिश का समर्थन करते हैं, पता नहीं इंग्लिश भाषा का समर्थन क्यों करते हैं। भाई, इंग्लिश तो वैसे भी बाहर की भाषा है, आप हिंदी का समर्थन करिए, लेकिन नहीं करते। उनका कुछ होगा पर्सनल इशू, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं? कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए, कार्यालय हिंदी का मतलब ये है कि भारत सरकार जो अपने कार्य करती है जिस हिंदी में करती है
उस हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। जैसे हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो सामान्य भाषा हो गई, हम लोग इसमें अपनी भावनाएं भी मिक्स कर देते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, तो ऐसा काम सरकार अपनी भाषा में नहीं करती। जो वो काम करती है वो बहुत ही शुद्ध भाषा होती है, स्पष्ट होती है, और वो जो भाषा उपयोग करती है उसके बहुत सारे अर्थ नहीं होते। अगर वो बहुत सारे अर्थ होंगे तो वो अपने किसी अधिकारी को कुछ कह रहा है, वो समझेगा कुछ, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जिससे कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। अब आप इस पूरे आंसर को देखें तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे पत्र लिखना, आवेदन, नोटशीट, आदेश, सूचना, रिपोर्ट, कार्यालय ज्ञापन और विज्ञप्ति आदि। इसमें भाषा आपकी सरल, स्पष्ट, शुद्ध और औपचारिक होती है ताकि कोई भ्रम न हो। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाना और सभी कर्मचारियों तक सही जानकारी पहुंचाना होता है। इसमें आगे देखिए, इसमें कठिन साहित्यिक भाषा के स्थान पर व्यवहारिक और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बहुत आसानी से कार्यालयी भाषा और सामान्य हिंदी में अंतर आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो सामान्य हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आपके इलाके में लाइट बहुत जा रही है भैया कुछ करो। लेकिन कार्यालय हिंदी में अगर इस सेंटेंस को बोला जाएगा तो वो इस तरीके से बोला जाएगा, विद्युत आपूर्ति में हो रही अनियमितता के संबंध में हम शिकायत करने आए हैं। तो ये आपका हो गई कार्यालय हिंदी, और ये आपका जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उसमें इस तरीके से कहा जाएगा। अब देखिए जो अगला एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए। अगर आपको कुछ सूचित करना है, जैसे हमें जब बहुत सारे लोगों को कुछ बताना होता है तो सामान्य हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम बता रहे हैं सब लोगों को। लेकिन कार्यालय हिंदी में आपका क्या कहा जाएगा, संबंधित विभाग को सूचित किया जाता है। तो ये आपका हो गया सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर। फिर आपका इसमें तीसरा क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो पारिभाषिक शब्दावली उन विशेष शब्दों का समूह है जो किसी विशेष विषय जैसे विज्ञान, तकनीकी, कानून, चिकित्सा, शिक्षा या प्रशासन के विशिष्ट शब्द होते हैं। देखिए पारिभाषिक शब्दावली का ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर किसी विषय से संबंधित होते हैं। जैसे विज्ञान हो गया, तो विज्ञान का मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब आपको एक ही चीज़ पता है कि गुरुत्वाकर्षण, आपको इसका कोई दूसरा मतलब नहीं पता होगा। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, अगर आप किसी अस्पताल में गए हैं और वहाँ ऑपरेशन का मतलब सुना है, तो ऑपरेशन का आपको एक ही मतलब पता है, यानी कि हर शब्द का एक अपने आप में परिभाषा होती है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। तो यही आपकी पारिभाषिक शब्दावली है कि ये पर्टिकुलर किसी विशेष विषय से संबंधित होती है, और इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो हमेशा निश्चित होता है और सटीक होता है। पारिभाषिक शब्दावली का उद्देश्य किसी विषय को सरल, स्पष्ट और एक समान अर्थ में प्रस्तुत करना है। इसमें भ्रम नहीं होता और सभी लोग एक ही अर्थ को समझते हैं। शिक्षा और कार्यालयों में इसका विशेष महत्व होता है। अब चलिए इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए कि पारिभाषिक शब्दावली है क्या। देखिए कुछ मैंने यहाँ पे 3 आपको विशेष विषय लिखे हैं, जैसे आपकी विधि और कानून से संबंधित कुछ आपके पारिभाषिक शब्दावली है। अगर आपसे कोई कह दे शपथ पत्र, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने स्कूल में बहुत सुना होगा एफिडेविट आप लेके आइए तभी आपकी फीस जमा होगी। तो एफिडेविट आपका क्या होता है, ये आपका कानूनी शब्द है। जैसे आपका सम्मन हो गया, सम्मन आपने बहुत सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आज ही अपने मम्मी पापा से पूछिए कि सम्मन क्या होता है, वो आपको बता देंगे। सम्मन का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराता है तो फिर कोर्ट से उसको बुलावा आता है, तो जो वो बुलावा पत्र है उसको सम्मन कहते हैं। फिर आपका वारंट हो गया और अधिपत्र, ये सब शब्द अगर आपको नहीं पता है तो आज आप प्लीज़ जाके अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए, वो आपको बहुत आसानी तरीके से समझा देंगे और फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं। फिर आपका दूसरा है वाणिज्य और अर्थशास्त्र। अगर आपसे कोई बजट कहे तो आपके पास ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि भैया ये इकोनॉमिक्स का बच्चा है। इसी तरह विज्ञान में अगर साइंस में कुछ फेमस शब्द हैं, वैसे तो सारे शब्द हैं लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, गुरुत्वाकर्षण, तो आप समझ जाएंगे भैया ये फिजिक्स का बच्चा है। फोर्स, बल की डेफिनेशन आपने बहुत पढ़ी होगी 10th 12th में। एसिड, अम्ल की बात करें तो आप तुरंत समझ जाएंगे भैया तो केमिस्ट्री का है या तो ये बायो का बच्चा है। तो पर्टिकुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी अपने कुछ शब्द होते हैं। इसी तरह देखिए अगर किसी भी विषय के कोई विशेष शब्द हैं तो उनको क्या कहा जाता है, पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि उन शब्द के अपने आप में कोई डेफिनेशन होती है। अगर आप वो शब्द बोल रहे हैं तो इंसान खुद समझ जाता है कि ये किस विषय से संबंधित है। अगर आप ऑपरेशन का नाम लें, आप इंजेक्शन का नाम लें, आप क्या कह रहे हैं, अरे उसके खिलाफ तो वारंट जारी हुआ है, तो ये सब पर्टिकुलर किसी विषय से संबंधित शब्द होते हैं। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। आंसर,
मुख्य रूप से पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका औपचारिक यानी फॉर्मल पत्र और दूसरा आपका कौन सा है, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ आ जाएगा। औपचारिक पत्र वो होते हैं जैसे अगर आप स्कूल में कभी आपको छुट्टी चाहिए होती है तो आप अपने टीचर को एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तो जो एप्लीकेशन में आप जिस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं तो वो आपका कौन सा पत्र हुआ, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आप सिस्टमैटिक रूप से लिखते हैं, उसकी जो भाषा होती है वो फिक्स होती है। आप उसमें प्रेम नहीं झलका सकते कि अरे मेरी मम्मी है अब इसमें प्रेम झलका दी, नहीं, उसकी पर्टिकुलर एक भाषा होती है। तो जो ऐसे पत्र हैं वो आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जो आप अपने मित्रों को लिखते हैं, मम्मी पापा को लिखते हैं या सगे संबंधियों रिश्तेदारों को लिखते हैं, यानी कि जिनकी भाषा फिक्स नहीं होती, आप उसमें अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। अब आप इनकी डेफिनेशन देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है। औपचारिक पत्र आपके कौन से होते हैं। औपचारिक पत्रों की जो भाषा है वो शिष्ट, स्पष्ट और नियमों के अनुसार होती है। ये व्यावसायिक, कार्यालयीन या सरकारी उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। इनका जो प्रारूप है वो निर्धारित होता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अधिकारियों या सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, छुट्टी, नौकरी या सुधार के लिए लिखे गए जो आपके प्रार्थना पत्र होते हैं वो सब आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। थर्ड आपका जो एग्जाम्पल है वो है शिकायत करने हेतु आप जो कंपनियों को पत्र लिखते हैं वो भी आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। जैसे अगर आपके एरिया में लाइट नहीं आ रही तो आप बिजली विभाग को जो पत्र लिखेंगे वो आपका औपचारिक पत्र में आएगा। आपकी तरफ जो नालियां है उसमें पानी भर रहा है तो आप नगर निगम को जो पत्र लिखेंगे वो सब आपका किस में आएगा, औपचारिक पत्र में। फिर आपका इसमें जो अगला पत्र का टाइप है वो है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। ये जो पत्र होते हैं ये आपके व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण पत्र होते हैं जो परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में अपनी भावनाएं सरल और व्यक्तिगत ढंग से व्यक्त की जाती हैं। इनमें अनौपचारिक और व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग भी किया जाता है और इनका कोई सख्त प्रारूप नहीं होता कि आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे औपचारिक जो पत्र होते हैं, आपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखी होगी तो आपको पहले से फिक्स होता है कि आप ऊपर क्या लिखिए, सेवा में, फिर अगर प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम, ऐसे उसका फिक्स एक प्रारूप होता है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इन दोनों पत्रों का उद्देश्य आपका सेम होता है। दोनों पत्र सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं या विचार व्यक्त करने के लिए या किसी कार्य के लिए अनुरोध करना, ये दोनों पत्रों के उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको वीडियो के बीच में फिर से एक बार कह रही हूँ कि अगर आप बोर भी हो रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी इन क्वेश्चन को रट के चले जाइए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं आपको यहाँ करा रही हूँ। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी गारंटी है कि सारे क्वेश्चन आपके इससे आ जाएंगे। 80% पेपर आपका बहुत आसान तरीके से इससे फंस जाएगा। लेकिन आप चारों वीडियो मन लगा के देख लीजिए, आप रट के चले जाइए बस। फिर आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर का हृदय, आत्मा या मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आंसर देख लीजिए। कंप्यूटर का हृदय, आत्मा और मस्तिष्क सीपीयू को माना जाता है। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू सभी निर्देशों को समझता है, गणना करता है और पूरे कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें मुख्य रूप से आपका एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। यदि सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ईमेल एवं www का पूरा नाम क्या है। आंसर देखिए। ईमेल का पूरा नाम आपका है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके माध्यम से इंटरनेट की सहायता से संदेश, दस्तावेज और चित्र आदि एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाते हैं। अब आप www का पूरा नाम देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जितने भी मैं आपको अभी ये करा रही हूँ ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब आप देखिए www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। ये इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और वेबसाइटों का विशाल नेटवर्क होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी इंटरनेट में खोज और पढ़ सकते हैं। आज शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और संचार में ईमेल और www का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। आंसर देख लीजिए। अच्छा, पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में समझा देती हूँ। जैसे कोई सरकारी विभाग है, वहाँ पे दो अधिकारी हैं, एक बड़ा अधिकारी, एक छोटा अधिकारी।
जो छोटा अधिकारी है उसका कोई सरकारी काम है, यानी उसके अंडर में जो सरकार ने काम दिया है उसको वो डिले कर रहा है। तो जो बड़ा अधिकारी है वो छोटे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप पे पत्र लिखेगा कि भाई तुम्हारा ये काम देर से हो रहा है, इसको 10 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये काम 20 दिन हो गए, बहुत देर हो रहा है, इसको थोड़ा जल्दी करवाओ। तो जो बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को पत्र लिखेगा, देखो ये लिखा तो सरकारी काम के लिए गया है लेकिन व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, तो जो ऐसे पत्र हैं वो आपके किस में आते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में। जैसे छोटा अधिकारी है उसको किसी काम के लिए सलाह मशवरा चाहिए, तो वो अपने बड़े अधिकारी को पत्र लिखेगा कि भाई इसमें हमें कुछ सुझाव चाहिए, सुझाव दे दो। तो ये जो आपका पत्र है ये आएगा किस पे, अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत, क्योंकि ये सरकारी काम के लिए लिखा गया है। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। तो अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र हैं जो सरकारी काम के लिए एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में लिखे जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य आपका किसी सरकारी कार्य को जल्दी पूरा करवाना या किसी कार्य की आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप इसलिए लिख सकते हैं। जैसे कोई गोपनीय मामला हुआ, आप चाह रहे हैं कि तुरंत अधिकारी इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, तो आप इस पत्र को लिख सकते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत सलाह मशवरा चाहिए तो भी आप इस पत्र को लिख सकते हैं, या आपको कोई विशेष अनुरोध करना है एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी से, तो आपके ये अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। फिर आपका इसमें आगे है, इसमें भाषा आपकी औपचारिक होने के साथ साथ कुछ हद तक व्यक्तिगत और विनम्र भी होती है। ऐसे पत्रों में सामान्य सरकारी पत्रों की तुलना में अधिक आत्मीयता होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, तो वो थोड़ी सी जो उसकी लैंग्वेज है वो व्यक्तिगत हो सकती है, थोड़ी सी विनम्रता उस भाषा में हो सकती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें अरे यार लिख दो, लेकिन हाँ थोड़ी सी आप उसमें सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें आगे है, सरकारी कार्यालयों में कार्य की गति को बढ़ाने के लिए अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति है क्या। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि उसमें लिखा है कि 50% छूट आपकी इस मॉल में है, अभी जाके आप सामान खरीद लीजिए, या बहुत सारा आपको प्रचार प्रसार मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूज़पेपर वाले उस दुकानदार के पास जाते हैं कि भैया कोई आपके पास छूट है कि नहीं, हमें पेपर में छापनी है। तो ऐसा नहीं होता, वो दुकानदार एक कागज़ में लिख के देता है कि आपको इस तरीके से ऐसा ऐसा आपको पेपर में छापना है। तो जो दुकानदार कागज़ में लिख के देता है तो उसी को आपका क्या कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति। जैसे सरकार ने कोई नई योजना लॉन्च करी, तो अब जो न्यूज़ वाले हैं वो सरकार के पास नहीं जाते कि सुनो सरकार आपने कोई योजना बनाई है। वो जो सरकार है यानी सरकारी विभाग है उसके कर्मचारी एक कागज़ में पूरी योजना को अच्छे से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और न्यूज़पेपर वालों को देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा छापना है। तो ये आपकी क्या हुई, प्रेस विज्ञप्ति। जैसे कोई कहीं आपने बहुत बार देखा होगा कि वहाँ पे भागवत हो रही है, उस मंदिर में ऐसा हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर वालों को लिख के देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा छापना है। अब आप इसकी पूरी डेफिनेशन देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रेस विज्ञप्ति आपकी किसी कंपनी, सरकारी विभाग या सार्वजनिक हस्ती द्वारा मीडिया को दी गई एक आधिकारिक लिखित सूचना होती है जो समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो और अन्य मीडिया को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य किसी नई घटना, उत्पाद लॉन्च, कार्यक्रम या सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी को समाचार पत्रों और न्यूज़ पोर्टल तक पहुंचाना होता है ताकि जनता को सही और प्रामाणिक जानकारी मिल सके। इसमें आगे देखिए, प्रेस विज्ञप्ति आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण भाषा में लिखी जानी चाहिए ताकि मीडिया उसे बिना किसी भ्रम के जनता तक पहुंचा सके। देखिए, अगर आप प्रेस विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो उसको स्पष्ट लिखें और छोटा लिखें। अब ऐसा नहीं कि भाई न्यूज़पेपर में तो लिमिटेड न्यूज़ होती है ना, वैसा नहीं कि आप पूरा 2 पेज का लिख के दे दें और प्रेस वाले भी परेशान हो जाए भैया इसको लिखे कैसे। तो आप स्पष्ट लिख के दें, संक्षिप्त दें और तथ्यपूर्ण भाषा का उसमें उपयोग करना चाहिए ताकि जो न्यूज़ वाले हैं, जो टीवी में न्यूज़ दिखा रहे हैं, उनको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें दिखाना कैसे है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देवनागरी के कितने फॉन्ट हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका अति लघु में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप रट लीजिएगा। इसका आंसर देखिए, देवनागरिक लिपि में कई प्रकार के फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख फॉन्ट आपके निम्नलिखित है। पहला आपका इसमें क्या है, प्रतिदेव, दूसरा आपका चाणक्य, तीसरा आपका मंगल, चौथा आपका अपराजिता, पांचवा आपका निर्मला यानी युआई, फिर आपका छठा है कोकिला, सातवां उत्साह और आठवां आपका क्या है, देवलिश। देखिए, अगर आपको आठों नहीं याद हो रहा है तब भी आप 5, 6 तो याद कर लीजिएगा। फिर आपका इसमें आगे है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में लास्ट में इतना जरूर लिख के आना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो अति लघु का क्वेश्चन ही क्यों ना हो।
इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, आज के समय में मंगल सबसे अधिक प्रचलित फॉन्ट है क्योंकि ये इंटरनेट, कंप्यूटर और सभी आधुनिक प्रणालियों में आसानी से कार्य करता है। वहीं कृतिदेव और चाणक्य आपके पुराने समय से टाइपिंग में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषी 4 प्रदेशों का नाम बताइए। आंसर देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अब जरूरी तो नहीं है कि आपके पेपर में 4 प्रदेश ही पूछे जाएं, क्या पता ज़्यादा पूछ ले जाएं। तो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजभाषा और कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, राजभाषा आपकी वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकार अपने सरकारी कार्यों, कार्यालयों, कानूनों, आदेशों, पत्राचार और प्रशासनिक कार्यों में करती है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपका लघु में पूछा जाता है और पिछले जितने भी पेपर हुए मैंने उनको देखा 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको जरूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपका इसमें आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। राजभाषा का उद्देश्य सरकारी कामकाज को सरल, सुचारू और एक समान भाषा में संचालित करना होता है। इससे पूरे देश में सरकारी कार्यों में एक रूपता बनी रहती है। फिर आपका इसमें आगे क्या है, कार्यालय हिंदी को देखिए क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में दोनों पूछे गए हैं, राजभाषा हिंदी भी और कार्यालय हिंदी भी। तो कार्यालय हिंदी में क्या लिखना है आपको, कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे आपका पत्र लिखना, आवेदन, कार्यालय ज्ञापन, नोटशीट, आदेश, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना आदि। कार्यालय हिंदी की भाषा आपकी सरल, स्पष्ट, शुद्ध और औपचारिक होती है ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। इसमें कठिन साहित्यिक शब्दों के बजाय व्यवहारिक और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपको इसमें आगे लिखना है, राजभाषा सरकारी कार्यों के लिए निर्धारित भाषा है, जबकि कार्यालय हिंदी उस भाषा का व्यवहारिक रूप है जिसका उपयोग कार्यालयों में सरकारी कामकाज को सही और प्रभावी ढंग से करने के लिए किया जाता है। दोनों का उद्देश्य प्रशासन को सरल, व्यवस्थित और जनहितकारी बनाना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल रट के जाइएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। इसका आंसर देख लीजिए, पारिभाषिक शब्दावली उन विशेष शब्दों का समूह है जिनका प्रयोग किसी विशेष विषय जैसे विज्ञान, चिकित्सा, कानून और प्रशासन आदि विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित अर्थ के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गई है क्योंकि आज ये ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के सटीक संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का आधार है। शिक्षा, सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, अस्पतालों और तकनीकी क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आप देखिए, सटीकता और स्पष्टता। पारिभाषिक शब्दों के जो अर्थ हैं वो आपके सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। इससे सभी लोग एक ही शब्द का आपका एक ही अर्थ समझते हैं, इसलिए भ्रम की संभावना कम हो जाती है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च शिक्षा और अनुसंधान। ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों, भौतिक, रसायन विज्ञान, वाणिज्य आदि का अध्ययन और अध्यापन इसके बिना संभव नहीं है। किसके बिना, पारिभाषिक शब्दावली का। अभी मैंने आपको ऊपर पारिभाषिक शब्दावली के कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, आपके अम्ल हो गया, आपकी बल हो गया, ये सब क्या है, आपके फिजिक्स के शब्द हैं। तो अगर आपको इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन कैसे कर पाएंगे। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, प्रशासन और राजभाषा। सरकारी कामकाज, न्यायपालिका और कार्यालयों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक निश्चित शब्दावली का होना अनिवार्य है जो प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाती है। अब मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाती हूँ कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रशासन और राजभाषा से क्या संबंध है। देखिए, कोई विभाग है, उसमें 15 आदमी काम करते हैं और उनका एक अधिकारी है। उस अधिकारी ने कोई नोटिस जारी करा, अगर उसमें वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेगा जिसके बहुत सारे अर्थ हो रहे हैं तो 15 जो काम कर रहे हैं उनको अलग अलग मतलब समझ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। तो पर्टिकुलर वो परिभाषिक शब्दावली का यूज़ करेगा जिसका पर्टिकुलर एक ही अर्थ होता है, तो कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, सूचना प्रौद्योगिकी।
सूचना प्रौद्योगिकी के अपने कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन अब आपको ये शब्द कठिन नहीं लगते। अगर आप देखें तो आपकी जो दादी बाबा हैं वो भी कंप्यूटर शब्द जानते होंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर हमें नहीं पता कि वो जानते कि नहीं जानते, लेकिन कंप्यूटर जानते होंगे। और कंप्यूटर अपने आप में एक पारिभाषिक शब्दावली है। तो इसका यही मतलब है कि जो पारिभाषिक शब्दावली है उसने आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की जो तकनीकी भाषा है उसको जनजीवन का एक हिस्सा बना दिया है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आपका पारिभाषिक शब्दावली से। अब आपको इसमें लास्ट में क्या लिखना है? पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पत्र लिखने की उपयोगिता बताइए एवं अपने प्राचार्य को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर आपका इसमें आंसर है, पत्र लिखना विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। सरकारी, शैक्षिक और व्यावसायिक कार्यों में पत्रों का बहुत महत्व है। पत्र के माध्यम से आवेदन, शिकायत, सूचना, निमंत्रण और अनुरोध आदि किए जाते हैं। ये आपका लिखित प्रमाण भी होता है, इसलिए भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। आज ईमेल के आने के बाद भी पत्र लेखन का महत्व बना हुआ है। दोस्तों, इस समय जो वर्तमान में आपके जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपको उसमें दे देगा कि पत्र लिखने की उपयोगिता बताइए, या आपको दे सकता है कि पत्र की क्या विशेषताएं हैं ये लिखिए, और बाद में आपसे कह देगा कि कोई भी एक पत्र का आप उदाहरण दीजिए। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया है, अपने प्राचार्य को अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब आप इसमें आगे ये देख लीजिए कि प्रार्थना पत्र लिखना कैसे है। अगर आपको आता है तो आप ये 2 मिनट का स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि एक बार देख जरूर लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए सेवा में प्राचार्य महोदय। आप किसी भी विद्यालय का नाम इसमें नहीं लिखेंगे, पेपर में साफ मना होता है कि आप विद्यालय का नाम मत लिखिए। आप ABC लिख दीजिए, यहाँ पे आबासा करके कुछ लिख दीजिए। आबासा महाविद्यालय बरेली। विषय क्या है? आपको पेपर में खुद विषय दे देगा तो आप यहाँ पे विषय लिख देंगे। अगर आपको विषय ना दे, सिर्फ कह दे कि प्रार्थना पत्र का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप अपने मन से विषय लिख सकते हैं। यहाँ पे विषय क्या लिखा है? अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। फिर आपको आगे लिखना है, सविनय निवेदन है कि मुझे तेज बुखार होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं दिनांक 10 जुलाई 2026 से 12 जुलाई 2026 तक महाविद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। फिर इसमें आपको आगे लिखना है, भवदीय। अगर आप लड़की हैं तो भवदिया लिखेंगे, अगर लड़के हैं तो भवदीय। आबासा BA द्वितीय सेमेस्टर, दिनांक आप लिख देंगे। जिस भी डेट को आप पेपर दे रहे हैं वही डेट आप उसमें लिख दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। प्रारूपण क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। देखिए, जब भी आप कुछ भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले आप क्या कहते हैं कि इसको एक बार रफ में लिख लेते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि इसमें आपको निबंध लिखना है और 2 दिन बाद आपको सबमिट करना है, तो आप एकदम से फेयर लिखने नहीं बैठ जाते। भाई मैं तो नहीं लिखती, पहले मैं इसको एक रफ कॉपी में लिख लेती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद मैं फेयर करती हूँ। तो जब सरकारी विभाग में सरकार के कर्मचारियों द्वारा कोई रफली काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रारूपण, यानी कि ड्राफ्टिंग। अब आप इसको देख लीजिए तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। प्रारूपण का अर्थ क्या है? किसी पत्र, आदेश, सूचना या सरकारी दस्तावेज का प्रारंभिक मसौदा तैयार करना। सरकारी, व्यावसायिक या कानूनी कार्यालयों में किसी अंतिम पत्र, रिपोर्ट या दस्तावेज को भेजने से पूर्व उसका कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, यानी कि रफली काम किया जाता है कि भाई एकदम से अगर फाइनल काम करो तो कहीं गलत ना हो जाए। और इसी कच्चे मसौदे यानी कि ड्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है? प्रारूपण कहते हैं। ये अंतिम प्रति बनाने से पहले लिखा जाता है ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। अब आप इसमें परिभाषा देखें कैसे लिखेंगे। किसी कार्यालयीय पत्र या दस्तावेज की पहली लिखित रूपरेखा जो होती है वो आपकी प्रारूपण कहलाती है। प्रारूपण की विशेषता देख लीजिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली जो आपकी विशेषता है वो है स्पष्टता। प्रारूपण में लिखी गई भाषा, उसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कोई भ्रम ना हो।
भाई अगर आपने रफली काम किया है, आप किसी को दिखाने भी जा रहे हैं कि एक बार चेक कर लीजिए, हमें इसको फेयर करना है, तो अब ऐसा नहीं कि आप उसमें खूब गंदा गंदा लिखें कि पढ़ने वाला समझ ही ना पाए कि आपने लिखा क्या है। तो स्पष्ट लिखें, भले आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ताकि पढ़ने वाले को कोई भ्रम ना हो। सेकंड पॉइंट है आपका संक्षिप्तता। इसमें अनावश्यक या लंबी बातों से बचना चाहिए और बात को सीधे तौर पे लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका पूर्णता। पत्र या दस्तावेज में सभी आवश्यक तथ्य, आंकड़े और जानकारी शामिल होने चाहिए ताकि वह अपने आप में पूर्ण हो। फोर्थ पॉइंट है आपका सरलता। इसमें भाषा आपकी बहुत सरल, सहज और व्याकरण के अनुसार शुद्ध होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका औपचारिकता। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों की तरह प्रारूपण में औपचारिकता और शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर आपका इसमें छठा पॉइंट है क्रमबद्धता। विचारों और सूचनाओं को एक तार्किक और उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि अगर आप रफली काम कर रहे हैं तो एक पेज में यहाँ पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट 5 पेज के बाद लिखेंगे। भाई रफली का काम क्या होता है कि आप पहले इसको एक बार लिख लें, उसमें कहीं कोई गलती हो तो आप फेयर में उसको सुधार सकें। लेकिन आप रफ में भी ऐसा लिखें कि क्रमबद्ध लिखें, उसमें लैंग्वेज अच्छी लिखें, तभी तो आपका टाइम बचेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप रफ में गंदा गंदा लिख लेंगे सब कुछ तो फेयर करने में आपको बहुत देर लग जाएगी। एक बार सारे पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा लाइन से। पहला है आपका स्पष्टता, दूसरा है आपका संक्षिप्तता, तीसरा है आपका पूर्णता, चौथा है आपका सरलता, पांचवा है आपका औपचारिकता और छठा पॉइंट है आपका क्रमबद्धता। ये छठों पॉइंट आपको याद करने हैं। अगर आपको 5 याद हो रहा है तो 5 भी बहुत हैं। फिर आपको इसमें लास्ट में क्या लिखना है, अच्छा प्रारूपण कार्यालय के कार्यों को आसान, व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का क्या भविष्य है। आंसर देख लीजिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का भविष्य अत्यंत उज्जवल और संभावनाओं से भरा है। पहले कंप्यूटर पर अधिकतर कार्य आपके अंग्रेजी भाषा में होते थे, लेकिन अब यूनिकोड, हिंदी फॉन्ट और हिंदी सॉफ्टवेयर के कारण हिंदी में काम करना बहुत आसान हो गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां हिंदी में आपको टाइपिंग, अनुवाद और वॉइस टाइपिंग जैसी सुविधाएं दे रही हैं। भविष्य में आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं में भी हिंदी का उपयोग और अधिक बढ़ेगा। हिंदी के बढ़ते महत्व और भविष्य को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बड़ा लिखा है क्योंकि ये आपका लघु में भी पूछा गया और दीर्घ उत्तरी में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इसमें आप आगे देखिए, आपका पहला पॉइंट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। दोस्तों अब आप भूल गए होंगे ना कि इसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसमें आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का क्या भविष्य है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पॉइंट में ज़रूर लिखना है क्योंकि ये आपका दीर्घ में पूछा जाता है। तो इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग। एआई तकनीक के आगमन से हिंदी में वॉइस सर्च और स्पीच टू टेक्स्ट का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। वैश्विक तकनीकी कंपनियां विशेष रूप से हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े बड़े एआई मॉडल तैयार कर रही हैं। दूसरा पॉइंट है आपका स्थानीयकरण। इसमें आपको क्या लिखना है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और बैंकिंग जैसी कंपनियां अब हिंदी में अपनी सेवाएं और वेबसाइट उपलब्ध करा रही हैं ताकि ग्रामीण और स्थानीय स्तर के उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है डिजिटल सामग्री और रोजगार। इसमें आपको क्या लिखना है, इंटरनेट पर हिंदी सामग्री जैसे ब्लॉग्स, वीडियो, ई बुक्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अनुवाद, हिंदी टाइपिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसर पैदा हुए हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। देखिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो 16 नंबर का क्वेश्चन है और जो मैंने अभी आपको 15 नंबर में कराया है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। अब आप इसका आंसर देख लीजिए कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो इंटरनेट ने आपका हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इंटरनेट के माध्यम से समाचार, पुस्तकें, शिक्षा, मनोरंजन और सरकारी सेवाएं आसानी से आपकी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। इसने हिंदी को केवल भारत तक सीमित न रखकर वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स जैसे माध्यमों पर करोड़ों लोग हिंदी में जानकारी साझा करते हैं। फिर आपका इसमें आगे है ऑनलाइन शिक्षा के कारण विद्यार्थी हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं। ई पुस्तकें, ऑनलाइन
ऑनलाइन आपका समाचार पत्र और डिजिटल पुस्तकालय भी हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे ये रोजगार और शिक्षा की भाषा बन गई है। यूनिकोड और डिजिटल टूल्स तकनीक की मदद से हिंदी को दुनिया भर में आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट और अन्य ऑनलाइन उपकरण भी हिंदी के उपयोग को सरल बनाते हैं। इस प्रकार इंटरनेट ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये आपका क्या क्वेश्चन था, हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ई शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष संक्षेप में बताइए। आंसर, ई शिक्षण का अर्थ है आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना। अर्थात ई शिक्षण या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरण जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके तहत छात्र आपका भौतिक शिक्षा में उपस्थित हुए बिना कभी भी कहीं भी ऑनलाइन कोर्स, वीडियो लेक्चर और डिजिटल अध्ययन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। भौतिक कक्षा आपकी वो कक्षा होती है जिसमें आप शिक्षक को छू सकें, लेकिन ऑनलाइन में आप शिक्षक को छू तो नहीं सकते ना, आपको शिक्षक दिखता जरूर है सामने, आपको टीचर अपने सामने दिखेगा लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी आपकी ई शिक्षण की डेफिनेशन। फिर आपको इसमें आगे लिखना है ई शिक्षण के गुण क्या है। तो ई शिक्षण के गुण आपके निम्नलिखित हैं। पहला है आपका घर बैठे पढ़ाई की सुविधा इसमें होती है, आप कहीं पे भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड है आपका इसमें समय और धन की बचत होती है। पहले आप कोचिंग जाते थे तो आपका समय भी वेस्ट होता था और धन भी खर्च होता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आपका इसमें थर्ड पॉइंट है कहीं भी और कभी भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं शादी फंक्शन में जाना है तो आप चले जाइए, वापस आके आप रिकॉर्डिंग क्लासेस में देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें वीडियो, ऑडियो और चित्रों से पढ़ाई आसान होती है। पांचवा है आपका पढ़ाई की सामग्री को आप बार बार इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ई शिक्षण के दोष की। तो इसमें ई शिक्षण के जो आपके दोष है वो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है आपका इंटरनेट और बिजली पर निर्भरता। देखिए ऑनलाइन पढ़ाई अगर आपको करनी है तो या तो आपके पास इंटरनेट हो, मतलब इंटरनेट तो कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए बिजली भी ज़रूरी होती है। तो इसकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि इसमें इंटरनेट और बिजली की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड पॉइंट है आपका सभी विद्यार्थियों के पास आपके डिजिटल साधन नहीं होते हैं। भारत में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इसलिए वो ये ई लर्निंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क जो है वो कम होता जा रहा है। भाई जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसमें शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने भले होते हैं लेकिन वो बात नहीं आ पाती जो ऑफलाइन में आती थी। ऑफलाइन में एक टीचर का डर भी होता था कहीं आके कि होमवर्क ना चेक कर ले, कहीं हमें मार ना पड़ जाए, लेकिन ऑनलाइन में ये सब नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें ध्यान भटकने की संभावना भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। आप फ़ोन में पढ़ रहे हैं, नेट आपका ऑन है, क्या पता आपके पास मैसेज आ जाए, क्या पता कॉल आ जाए, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता था। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो बाहर आप तभी निकल सकते हैं जब कोचिंग ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके ई शिक्षण के दोष। आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप लघु और दीर्घ क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखा करिए, इससे आपको 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। अब आप निष्कर्ष देखिए कि क्या लिखेंगे। इसमें निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जो आपकी ई लर्निंग है वो आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसके साथ कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि इसमें कुछ दोष भी हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है हिंदी पीपीटी स्लाइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर देखिए, पीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी सहायता से स्लाइड बनाकर किसी विषय को चित्र, शब्द, तालिका और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी पीपीटी स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति का एक डिजिटल पृष्ठ है। इसका प्रयोग आपका हिंदी भाषा में जानकारी, विचारों या डेटा को दृश्य रूप में दर्शकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें स्पष्ट हिंदी फॉन्ट, चित्रों, चार्ट्स और ग्राफिक्स का प्रयोग करके विषय को रोचक बनाया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार और सार्वजनिक भाषणों में हिंदी में अपने विचार रखने के लिए इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हमेशा इसमें यूनिकोड आधारित स्पष्ट फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका मंगल हो गया,
एरियल यूनिकोड MS हो गया या आपका देवनागरी हो गया, ताकि कंप्यूटर या मोबाइल पे जो आपका फॉन्ट है वो सही तरीके से दिख सके। इसमें फिर आपको आगे लिखना है, एक अच्छी हिंदी PPT में भाषा आपकी सरल, अक्षर आपके स्पष्ट होने चाहिए, जो आपने स्लाइड बनाई है वो आकर्षक हो और जानकारी संक्षिप्त में होनी चाहिए। इससे जो श्रोता होता है उसको विषय जल्दी समझ आ जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देख लीजिए, अर्थ और परिभाषा ऐसे आपको हेडिंग ज़रूर डालना है। इसमें आगे आप क्या लिखेंगे, कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये सामान्य साहित्यिक या बोलचाल की हिंदी यानी कि आम हिंदी से थोड़ी अलग होती है। कार्यालयों का कार्य सुव्यवस्थित, सटीक और प्रामाणिक होना चाहिए, इसलिए इसमें ऐसे शब्दों व वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ एक समान होता है और स्पष्ट होता है। फिर आपको इसमें आगे लिखना है, इसमें कार्यालयों के पत्र, आवेदन, आदेश, सूचना, रिपोर्ट, नोटशीट, प्रेस विज्ञप्ति आदि लिखे जाते हैं। इसकी भाषा आपकी सरल, स्पष्ट, शुद्ध और औपचारिक होती है। फिर आपका इसमें जो अगला है वो है कार्यालय हिंदी के उद्देश्य। ये कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपका दीर्घ में पूछा जाता है और लघु में भी बहुत पूछा जाता है। दीर्घ में आपसे क्या पूछा गया है, अगर दीर्घ में पूछेगा तो आपको पूछेगा कार्यालय हिंदी का अर्थ बताओ, परिभाषा भी बताओ, उसके उद्देश्य और क्षेत्र का विस्तार करो। लेकिन अगर आपसे लघु में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताओ, या पूछ लेगा कार्यालय हिंदी का अर्थ और परिभाषा दो। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन आपका लघु में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें ध्यान जरूर दीजिएगा। तो कार्यालय हिंदी के उद्देश्य देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है आपका, सरकारी कार्यों को सरल और व्यवस्थित बनाना। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संवाद जो है वो आपका स्पष्ट हो। तीसरा आपका क्या है, सभी कार्यालयों में एक समान भाषा का प्रयोग करना। चौथा पॉइंट है आपका सरकारी योजनाओं और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना। पांचवा पॉइंट है आपका हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्यों में बढ़ावा देना। अब आप देख लीजिए इसमें आगे कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या है, यानी कि कार्यालय हिंदी कहाँ आपकी यूज होती है। तो कार्यालय हिंदी का जो कार्य क्षेत्र का दायरा है वो बहुत बड़ा है। जैसे आपका सरकारी, अर्ध सरकारी, वाणिज्य और निजी संस्थानों में दैनिक प्रशासनिक कामकाज, पत्राचार और दस्तावेजीकरण के लिए आपका कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपका प्रारूपण, टिप्पणी, संक्षेपण और प्रतिवेदन लेखन शामिल है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्षेत्र लिखे हैं जहाँ कार्यालय हिंदी का यूज़ होता है। अगर आप इसमें एक दो भूल जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की। पहला है आपका सरकारी कार्यालय, जहाँ पे आपका कार्यालय हिंदी यूज़ होती है। दूसरा पॉइंट है आपका मंत्रालय और विभाग। तीसरा पॉइंट है आपका न्यायालय। चौथा है आपका बैंक, रेलवे, डाक विभाग, विद्यालय और विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम और निजी संस्थान। इस सभी जगह आपकी कार्यालय हिंदी यूज़ होती है। फिर आपको इसमें आगे लिखना है, इन सभी स्थानों पे जो आपका पत्राचार होता है, आदेश होता है, सूचना, रिपोर्ट, आवेदन और अन्य कार्यालय कार्य, जितने भी कार्य हैं वो सब आपका कार्यालय हिंदी में किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे लॉन्ग में सिर्फ ये पूछ दे कि कार्यालय हिंदी का कार्य क्षेत्र क्या है, तब तो आप सिर्फ इतना छोटा सा लिख के नहीं आएंगे। अगर आप इतना छोटा लिखेंगे तो आपको मुश्किल से वो 2 या 3 नंबर देगा। अगर आपसे सिर्फ लॉन्ग में पूछ दे कि कार्यालय हिंदी का कार्य क्षेत्र विस्तार से लिखिए और कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, तो फिर आपको ये आंसर जो है वो पॉइंट में लिखना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इतना ही है। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए पॉइंट में, इसलिए इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर आप इसका ले लीजिए, और ये लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है अगर आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। फिर आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है, विज्ञापन की विशेषताएं एवं प्रकार बताइए। इसमें आपका आंसर है, आज विज्ञापन आधुनिक व्यवसाय का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इसके मुख्य उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा का प्रसार प्रचार करना है
और उपभोक्ताओं को आकर्षित करना है जिससे वो अधिक से अधिक सामान खरीद सकें। आप जब कहीं घूमने जाते होंगे तो आपने सड़क में बहुत बड़े-बड़े बैनर देखे होंगे, उसमें लिखा होता होगा, आज ही आएँ और प पाएँ 50% छूट, एक साड़ी के साथ एक साड़ी मुफ्त, 2 खरीदें 1 मुफ्त में पाएँ। तो ये सब क्या है आपका विज्ञापन। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आकर्षित करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकें। फिर आपको इसमें आगे क्या लिखना है? वर्तमान डिजिटल युग में विज्ञापन किसी वस्तु, सेवा, संस्था या योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उन्हें लुभाने का एक रणनीतिक माध्यम है। अब विज्ञापन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ सामान ही बेचता है। बहुत बार विज्ञापन किसी योजना को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होता है। जैसे आपने बहुत सारे बैनर देखे होंगे, उसमें सरकार की योजनाएं भी लिखी होती हैं। तो वो योजना बेचना नहीं चाह रहे, उनका उद्देश्य क्या है कि लोग जो हैं वो योजनाओं के बारे में जान सकें। फिर आपको इसमें आगे क्या लिखना है? इसके बिना आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी भी ब्रांड की पहचान बनाना और उसे बनाए रखना लगभग असंभव है। जब कोई कंपनी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो लोगों को कैसे पता चलेगा? विज्ञापन के थ्रू। या तो वो सड़क में होर्डिंग लगाते हैं या तो वो टेलीविजन, रेडियो, एफएम में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। फिर आपका इसमें जो आगे पॉइंट है वो क्या है? विज्ञापन का महत्व, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें आपको क्या लिखना है? आज के समय में विज्ञापन का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इससे लोगों को नए उत्पादों, सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। विज्ञापन बिक्री को कई गुना बढ़ाने, ग्राहकों को आकर्षित करने और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। ये न केवल बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, बल्कि उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों, कीमतों और गुणवत्ता को सटीक जानकारी देकर सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। देखिए, जब आप फ्लिपकार्ट में या अमेज़न या कहीं पे भी कोई सामान खरीदते हैं, तो आप देखते नहीं, अरे ये चीज़ 300 की है, लेकिन उस वेबसाइट में तो ये 200 की मिल रही है। तो आप एक कंपैरिज़न भी कर पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे खरीदनी है। विस्तृत रूप से विज्ञापन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है इसके महत्व का? व्यावसायिक सफलता और बिक्री में वृद्धि। विज्ञापन का महत्व क्यों है? क्योंकि ये आपको व्यावसायिक सफलता दिलाता है और बिक्री में आपकी वृद्धि करता है। विज्ञापन का सबसे प्राथमिक उद्देश्य उत्पाद की बिक्री बढ़ाना है। नए उत्पाद बाजार में आते हैं तो विज्ञापनों के माध्यम से ही ग्राहकों तक उनकी पहुंच बनती है, जिससे उनके मन में उस उत्पाद को खरीदने की इच्छा जागृत होती है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, इस शैम्पू को लगाइए, 10 दिन में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो आपके मन में जरूर एक विचार आता है कि एक बार इसको यूज़ कर लें, क्या पता बाल झड़ना बंद ही हो जाए। ये सब कौन करता है? आपका विज्ञापन करते हैं। फिर आपका इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन के महत्व का, वो है उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। विज्ञापन ग्राहकों को उत्पादों के विभिन्न उपयोगों, उनकी विशेषताओं और बाजार में उपलब्ध कीमतों के बारे में सूचित करते हैं। इससे उपभोक्ता किसी भी धोखे या शोषण से बच सकते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा पॉइंट है ब्रांड जागरूकता और पहचान। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में किसी कंपनी या ब्रांड की पहचान स्थापित करने में विज्ञापन की भूमिका अहम होती है। लगातार सही विज्ञापन देखने से ग्राहकों के मन में उस ब्रांड के प्रति भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ती है। फिर आपका जो चौथा पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धा का सामना। ये ब्रांड्स को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करते हैं। देखिए, आपने भी कई बार ऐड देखे होंगे, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उसका ऐड करता है तो आपके मन में प्रभाव कम बनता है, लेकिन अगर उसका ऐड शाहरुख खान कर दे, ऐश्वर्या राय कर दे या कोई बड़ा आदमी कर दे, तो आपके मन में आता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर आपका इसमें अगला जो पॉइंट है वो है बाजार का विस्तार। इसमें आपको क्या लिखना है? विज्ञापन के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने ग्राहकों का आधार बढ़ा सकती है। छठा पॉइंट है आपका अर्थव्यवस्था और रोजगार। मैंने आपको 6 पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे पता होता है जनरली एक आध तो आप भूल ही जाएंगे, आप 5 भी लिखाएंगे तो बहुत है। फिर आप छठा पॉइंट देख लीजिए, अर्थव्यवस्था और रोजगार। विज्ञापन केवल कंपनियों को लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा विज्ञापन निर्माण और मार्केटिंग के क्षेत्र में ये रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा करते हैं। तो ये सब आपके क्या थे? विज्ञापन के महत्व।
अब आपका जो इसमें अगला है वो है विज्ञापन की विशेषताएं। ये सारे क्वेश्चन आपके लघु में भी पूछे जा सकते हैं और दीर्घ में तो पूछे ही जाते हैं। विज्ञापन की मुख्य विशेषताएं आपकी निम्नलिखित है। पहली विशेषता क्या है? विज्ञापन की भाषा आपकी सरल और आकर्षक होती है। सेकंड है आपका इसमें संदेश आपके संक्षिप्त और स्पष्ट होते हैं। फिर आपका इसमें थर्ड पॉइंट है, विज्ञापन को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें क्रिएटिव ग्राफिक्स, संगीत, रंगों और स्लोगन का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें विज्ञापन वस्तु या सेवा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। पांचवा है आपका हर विज्ञापन का एक निश्चित लक्ष्य होता है, जैसे उत्पाद की बिक्री बढ़ाना, जागरूकता फैलाना या किसी वस्तु या सेवा का प्रचार प्रसार करना। छठा पॉइंट है आपका विज्ञापन लोगों को वस्तु खरीदने या अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये आपकी विशेषता थी। ऊपर मैंने आपको महत्व बताया। अगर आपको इसमें कोई एक भी याद हो तो महत्व और विशेषता वैसे कॉमनली एक जैसे लगते हैं, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। फिर आपका इसमें जो अगला पॉइंट है वो है विज्ञापन के प्रकार। देखिए आपका विज्ञापन के जो प्रकार है ये लघु में भी बहुत पूछा जाता है और दीर्घ में भी बहुत पूछा जाता है कि विज्ञापन के प्रमुख प्रकारों को विस्तार से लिखिए। तो आप इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विज्ञापन के प्रकार। फिर आप इसमें लिखेंगे विज्ञापन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला इसका जो प्रकार है वो है आपका डिजिटल और ऑनलाइन विज्ञापन। ये आज के समय का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसमें इंटरनेट के जरिए विज्ञापन को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गूगल जैसे प्लेटफॉर्मों पर चलाए जाने वाले विज्ञापन आते हैं। आप जब गूगल में कुछ सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऐड दिखते होंगे, तो वही आपके डिजिटल और ऑनलाइन विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका इसमें जो दूसरा प्रकार है विज्ञापन का वो है प्रिंट विज्ञापन। ये विज्ञापन का सबसे पारंपरिक और विश्वसनीय रूप है। इसके अंतर्गत आपका अखबार और पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन आते हैं, जैसे उत्पादों की जानकारी, नौकरी, संपत्ति या विवाह से संबंधित विज्ञापन। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें लगभग 7वें या 8वें पेज पे आपको छोटे छोटे कॉलम में बहुत सारी नौकरियां भी दिखती हैं। उसमें विवाह लिखा होता है कि इस उम्र की लड़की है, उसको इस उम्र का लड़का चाहिए, इस टाइप का उसमें विज्ञापन देते हैं। ये सब आपका किस में आता है? प्रिंट विज्ञापन में। मेनली जो छापे जाते हैं मशीनों से, तो वो आपका किस में आता है? प्रिंट विज्ञापन में। फिर आपका इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रसारण विज्ञापन। इसमें आपके टेलीविजन और जो रेडियो है उसमें जो विज्ञापन आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको लिखना कैसे वो देखिए। ये दृश्य और सभ्य माध्यमों के द्वारा एक बहुत बड़े जनसमूह तक इसको पहुंचाया जाता है। फर्स्ट है आपका टेलीविजन विज्ञापन। इसमें आपको विजुअल और ऑडियो के माध्यम से उत्पाद का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन इसमें होता है, यानी कि इसमें आपको ऐड दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। दूसरा है आपका रेडियो विज्ञापन। इसमें केवल ऑडियो यानी आवाज के जरिए आपको जो विज्ञापन है उसके बारे में बताया जाता है। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है विज्ञापन का आउट ऑफ होम या आउटडोर विज्ञापन। ये घर से बाहर निकलने वाले लोगों को लक्षित करने के लिए बनाया जाता है। मेनली जो लोग सड़क में निकलते हैं, तो आपने देखा होगा सड़क में, चौराहे में बहुत सारी आपको होर्डिंग दिखती हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? जो घर में बैठे हैं वो लोग तो नहीं देख सकते, लेकिन जो घर के बाहर निकलते हैं वो उन विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला इसमें होर्डिंग और बिलबोर्ड, सड़कों और इमारतों में लगे बड़े बड़े पोस्टर इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है आपका परिवहन विज्ञापन। आपने बस, टैक्सी, मेट्रो की दीवारों पे बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, पेंट से बना दिए जाते हैं, उनमें पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। तो ये सब आपका किस में आता है? आउटडोर विज्ञापन में। फिर आपका इसमें जो पांचवा टाइप है विज्ञापन का वो है ईमेल मार्केटिंग या डायरेक्ट मेल विज्ञापन। जब भी आप किसी मॉल में जाते होंगे शॉपिंग करने, अगर आपने वहाँ पे अपनी मेल आईडी दे दी है, तो फिर वो लोग आपको मेल में भेजने लगते हैं कि हमारे यहाँ ये सेल आई है, आप इसमें आके खरीद सकते हैं। या अगर आपने जोमेटो में अपनी मेल आईडी डाली है, तो आपने बहुत देखा होगा जोमेटो वाले आपको खुद ही भेजने लगते हैं कि आप ये खाना मंगाइए, ये 90 रुपये का है, ये 100 रुपये का है। तो इस टाइप के विज्ञापन को क्या कहते हैं? ईमेल मार्केटिंग। इसमें ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से सीधे उत्पाद की जानकारी भेजी जाती है। देखिए आपको लॉन्ग में निष्कर्ष जरूर लिखना है। आप देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। आज विज्ञापन व्यापार, शिक्षा और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताइए तथा कंप्यूटर के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आंसर देखिए, कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास और कंप्यूटर की उपयोगिता दोनों ही आज के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के तकनीकी विस्तार और कंप्यूटर के महत्व का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पहले आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंप्यूटर में हिंदी भाषा का इतिहास आपको बताना है कि इसके विकास का इतिहास क्या है हिंदी भाषा के। तो सबसे पहले आप यही हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास।
आरंभिक कंप्यूटरों में केवल अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व था, लेकिन भारतीय तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से हिंदी को डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। पहला इसका जो प्रयास है, यानी कि जो पहला इसका इतिहास है वो क्या है? आरंभिक प्रयास। ये आपका कब किया गया? 1970 से 1980 के दशक में। इसमें आप क्या लिखेंगे? 1970 के दशक में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर में काम शुरू हुआ था। वर्ष 1980 में दिल्ली की DCM कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी शब्द संस्थान शब्दमाला तैयार की। बाद में IIT कानपुर और सीडेक पुणे ने हिंदी फॉन्ट और सॉफ्टवेयर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें फिर आपका जो अगला पॉइंट है वो है यूनिकोड का क्रांतिकारी कदम। यूनिकोड के आगमन से हिंदी कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसने हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने और सहेजने का एक वैश्विक मानक प्रदान किया है। फिर आपका इसमें थर्ड पॉइंट है टाइपिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर। ये मैं आपको किसके पॉइंट बता रही हूँ? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो उसी का ये आपका तीसरा पॉइंट है। इसमें आपको क्या लिखना है? हिंदी में कार्य करने के लिए इनस्क्रिप्ट और रेमिगटन जैसे कीबोर्ड लेआउट आए। आज आपका गूगल इनपुट टूल्स और विभिन्न फोनेटिक टूल्स के माध्यम से अंग्रेजी में टाइप करके आप आसानी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI। इसमें आपको क्या लिखना है? आज सर्च इंजन, सोशल मीडिया और सरकारी वेबसाइटें आपकी हिंदी में उपलब्ध हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट जैसे आपका गूगल असिस्टेंट हो गया और अनुवाद टूल्स हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं। फिर आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का महत्व और उसकी उपयोगिता। तो आपको हेडिंग डालनी है कंप्यूटर का महत्व और उसकी उपयोगिता। इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे? आज कंप्यूटर केवल गणना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता और महत्व इस प्रकार है। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है शिक्षा एवं अनुसंधान। E-लर्निंग, ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से शिक्षा आपकी सुलभ हो गई है। इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध कार्य तेजी से हो रहे हैं। फिर आपका इसमें कंप्यूटर के महत्व में दूसरा पॉइंट लिखना है व्यापार और वाणिज्य। बैंक हो गया आपका, शेयर बाजार हो गया, बिलिंग हो गया, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से आपकी कंप्यूटर पर निर्भर हो गई है। ये व्यवसाय में सटीकता और गति लाता है। थर्ड पॉइंट है आपका संचार यानी कम्युनिकेशन। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में संवाद स्थापित करना बहुत आसान हो गया है और त्वरित हो गया है। फिर आपका इसमें पांचवा है कंप्यूटर का महत्व मनोरंजन। फिल्मों, वीडियो संपादन, संगीत निर्माण और गेमिंग में कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट है आपका सरकारी एवं प्रशासनिक कार्य। डिजिटल इंडिया के तहत सभी सरकारी योजनाओं, रिकॉर्ड रखने और नागरिक सेवाओं जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, बिलिंग जमा करना, इन सब में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अनिवार्य हो गया है। छठा पॉइंट है आपका दैनिक जीवन। इसमें आपको क्या लिखना है? घर बैठे टिकट बुक करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, ये सब आप बहुत आसानी से कंप्यूटर और स्मार्टफोन से कर सकते हैं। अब आपको इसमें निष्कर्ष में क्या लिखना है वो देख लीजिए। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? आज कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल भारत के निर्माण में हिंदी और कंप्यूटर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर ने सूचना और तकनीकी की दुनिया को आम आदमी तक पहुंचा दिया है। हिंदी भाषा के विकास ने इस तकनीकी को और अधिक सहज बनाकर भारत के करोड़ों हिंदी भाषी लोगों को डिजिटल क्रांति से जोड़ा है। फिर आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे अति लघु में या आपका लघु में सिर्फ पूछ दे कि कंप्यूटर का महत्व बताइए और कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए, तो ऊपर तो ये आपका बहुत बड़ा बड़ा हो गया। अब ऐसा तो आप अति लघु में लिख के नहीं आएंगे ना, तो मैं आपको बता देती हूँ अति लघु में आप सिर्फ ये 5 पॉइंट लिख के आएंगे अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का महत्व क्या है। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? कार्यों को तेज और आसान बनाता है। दूसरा पॉइंट है आपका समय और श्रम की बचत करता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है बड़ी मात्रा में जानकारी सुरक्षित रखता है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? शिक्षा, बैंक, अस्पताल और कार्यालयों में ये बहुत उपयोगी है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है? इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का मुख्य साधन है। अब आप कंप्यूटर की उपयोगिता देख लीजिए, अगर आपसे अति लघु में पूछे तो आप ऐसा लिख के आएंगे। पहला क्या लिखेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई। दूसरा क्या लिखेंगे? ईमेल भेजना। तीसरा क्या है? दस्तावेज तैयार करना। पांचवा क्या है? बैंकिंग कार्य।
फिर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ऑनलाइन खरीदारी करना, सरकारी सेवाएं, मनोरंजन, शोध और जानकारी प्राप्त करना। तो इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख के आएंगे अगर आपसे ये अति लघु में पूछ दे। फिर आपका इसमें दीर्घ का अगला क्वेश्चन है, आभासी कक्षा से क्या तात्पर्य है। आभासी कक्षाओं की विशेषताएं बताते हुए इसके लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दीर्घ में इस समय बहुत पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालें आभासी कक्षा का अर्थ। इसमें क्या लिखेंगे, आभासी आपकी जो कक्षा है एक डिजिटल शिक्षण कक्षा है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल में ऑनलाइन जुड़ते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र एक भौतिक स्थान में जाए बिना, मतलब कि इसमें आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाना पड़ता, बिना आप कहीं पे जाए बिना डिजिटल उपकरण के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, ये के नहीं होगा। फिर आपको इसमें आगे क्या लिखना है, इसमें आपको आगे लिखना है डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके बातचीत और सहयोग कर सकते हैं, यानी कि टीचर आपसे ऑनलाइन जुड़ेगा, आपसे बातचीत कर सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ऑनलाइन उससे पूछ सकते हैं। किसमें, आभासी कक्षाओं में। इसमें दोनों एक ही स्थान पे उपस्थित नहीं होते, यानी टीचर और बच्चा एक ही स्थान पे नहीं होते, फिर भी इसमें पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से होती है। इसमें आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जैसे उपकरणों का प्रयोग करके भौतिक कक्षा का अनुभव प्रदान किया जाता है, यानी कि टीचर आपको इसमें पढ़ाता तो बोर्ड में ही है लेकिन वो ऑफलाइन नहीं होता है, वो ऑनलाइन आपको पढ़ाता है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि हम ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हैं। अब आप देखिए कि आभासी जो कक्षाएं हैं उनकी विशेषता क्या है। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो है भौगोलिक स्वतंत्रता। छात्र और शिक्षक दुनिया के किसी भी कोने से कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। दूसरा है आपका लाइव सहभागिता। यहाँ आपकी लाइव चर्चा होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, आप उनमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन परीक्षा आपकी होती है और असाइनमेंट की सुविधा भी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। फिर आपका इसमें थर्ड पॉइंट है मल्टीमीडिया उपकरण। इसमें आपका स्क्रीन शेयरिंग, डिजिटल नोट्स और प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, यानी कि जो टीचिंग मेथड है उसको आपका इंटरेस्टिंग बनाया जाता है जिससे बच्चे को बहुत आसानी से समझ आ जाए। फोर्थ पॉइंट है आपका रिकॉर्डेड सत्र, यानी कि जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वो। इसमें आपको क्या लिखना है, व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स बाद में देखने के लिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, यानी कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो इसमें दिए जाते हैं। अब आपको इसमें अगला पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आभासी कक्षाओं के लाभ बताइए। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में आभासी कक्षाओं और विशेषताएं दोनों पूछे तब तो आप दोनों लिखिएगा, लेकिन अगर दोनों में कोई एक पूछ दे तो आप लाभ या विशेषताएं दोनों याद कर लीजिए, जो भी पेपर में याद हो वो लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों आपकी मिलती जुलती हैं। लेकिन अगर विशेषताएं और लाभ दोनों पूछ रहा है तब तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आभासी कक्षाओं के लाभ का पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका समय और धन की बचत। आभासी कक्षाओं में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आने जाने का समय और परिवहन का खर्च बचता है। दूसरा पॉइंट है आपकी लचीली शिक्षा। इसमें लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने की सुविधा होती है, जिससे विद्यार्थी अपनी गति से अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका ऑनलाइन शिक्षण में पढ़ाई की सामग्री आप बार बार देख सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप एक ही बार टीचर पढ़ा रहा है तो आप उससे पूछ भले लीजिए, लेकिन वो क्लास आपको दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में आप वीडियो बार बार देख सकते हैं। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा बहुत इजी वे में उनको मिल रही है। भाई कोई बच्चा गांव में है तो उसको भी अब शिक्षा बहुत आसानी से मिल रही है। अब आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आभासी कक्षाओं की सीमाएं बताइए। सीमाएं का मतलब ये कि आभासी कक्षाओं में दोष क्या है, यानी कि इनमें बुराइयां क्या हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें आपका पहला पॉइंट है इंटरनेट और बिजली पर निर्भरता। नेटवर्क खराब होने पे पढ़ाई आपकी बाधित हो जाती है। दूसरा है आपका व्यवहारिक शिक्षा में कठिनाई। विज्ञान के प्रयोग या कलात्मक कार्य जैसे विषयों के लिए ये पारंपरिक कक्षाओं का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकती। देखिए अगर आपका कोई प्रैक्टिकल विषय है तो आप उसे ऑनलाइन भले देख लीजिए, लेकिन जब तक आपको टीचर अपने हाथों से करके नहीं बताता था फिर आप वो प्रैक्टिकल करें, वो बात इनमें नहीं आ पाती है। थर्ड पॉइंट है आपका सभी विद्यार्थियों के पास आपका मोबाइल नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो वो आभासी कक्षाएं आपके नहीं ले सकते। चौथा पॉइंट आपका क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी का प्रत्यक्ष जो संपर्क है वो कम होता है। भौतिक रूप से उपस्थित न होने के कारण छात्रों में सामाजिक कौशल और सहकर्मी सीखने की कमी हो जाती है। देखिए अगर बच्चा क्लास में जाता था तो वो 100 बच्चों से मिलता था, 50 बच्चों से मिलता था, तो उनमें एक जो सामाजिक कौशल है वो ऑटोमेटिक विकसित हो जाता था। अगर किसी बच्चे को आप पर्टिकुलर घर में बंद करके रखें तो वो उतना जो सामाजिक कौशल वो नहीं सीख पाएगा।
फिर आपका आभासी कक्षाओं की सीमा या बुराई का जो 5वां पॉइंट है वो है, लंबे समय तक आप अगर कोई वीडियो देखते हैं, फ़ोन में देखें या कंप्यूटर की स्क्रीन में देख रहे हैं, तो आँखों में बहुत ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आपके पाँचों पॉइंट किसके हो गए? आभासी कक्षाओं की ये सीमाएँ हैं या आप इन्हें बुराई कह सकते हैं। फिर निष्कर्ष देख लीजिए कि आप क्या लिखेंगे। आभासी कक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक प्रभावी माध्यम है। इससे शिक्षा आपकी अधिक सरल और सुलभ हुई है। हालांकि इसके सफल उपयोग के लिए अच्छी इंटरनेट सुविधा और डिजिटल साधनों का होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी आपके आज की क्लास के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनको एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे फिर से समझा दूंगी। बाकी इसकी 3 क्लास अभी और हैं, वो भी आपको ज़रूर देखनी है। और ये मेरी गारंटी है लास्ट में कि आपका पूरा पेपर इससे आराम से फंस जाएगा। आप 80% पेपर अपना बहुत आसानी से करके आएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।